हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कक्षा 12 भौतिकी चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक नया टॉपिक सम विभव पृष्ठ इक्वे पोटेंशियल सरफेसेस लेकर मैं के शुक्ला एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि इक्वे पोटेंशियल सरफेसेस यानी सम विभव पृष्ठ क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम विभव पृष्ठ का मतलब है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। नाम जैसा नाम वैसी इसकी परिभाषा। तो सम विभव पृष्ठ, आइए हेडिंग लेते हैं, सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस सम विभव पृष्ठ। तो आइए सम विभव पृष्ठ को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर आपको तुरंत इसकी एक परिभाषा बता देते हैं। जैसे अगर एक बिंदु आवेश है, मान लिया यहां पर Q, ठीक है, ये एक स्रोत आवेश है और इससे r दूरी पर यहां पर आपको विभव बताना होगा। तो यहां पे विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/4πε0 Q/r, ठीक है, r दूरी पर विभव का ये सूत्र हमने पढ़ा है। अच्छा, अगर इधर के बजाय हम इधर सेम वही r दूरी पर विभव निकालना चाहें, यहाँ पे वही डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे विभव होगा 1/4πε0 Q/r। उतनी ही दूरी पर इधर निकाल ले, अगर r दूरी यहाँ भी है तो यहाँ भी विभव होगा 1/4πε0 Q/r। तो कहने का मतलब ये है कि इस आवेश के चारों तरफ आप किसी भी बिंदु पर विभव r दूरी पर निकालते हो तो वही रहेगा 1/4πε0 Q/r। चाहे वो चार इधर हो, फिर इनके बीचों बीच यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, ये भी r दूरी ले लेते हैं, इधर भी r दूरी ले लेते हैं, इधर भी r दूरी ले लेते हैं, तो इन पर सब पर जो विभव होगा वो वही सेम होगा 1/4πε0r। तो अगर इन बिंदुओं को होता हुआ एक इस तरह का मैं r त्रिज्या का गोला खींच दूं, इस आवेश के चारों तरफ एक r त्रिज्या का गोला खींच दूं, तो निश्चित है आप ये कह सकते हैं कि इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। आपको बताया कि विभव तो दूरी पर निर्भर करता है, और दूरी आप देख रहे हैं कि आवेश से गोले के पृष्ठ की दूरी बराबर होती है, जिसे गोले की त्रिज्या कहते हैं। सेंटर पे क्यों आवेश हमने रखा है, तो यहां से पृष्ठ की हर जगह पे दूरी स्मॉल r है, तो इसका मतलब है कि इन बिंदुओं पर विभव समान होगा। तो यही गोले का ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ जो समविभव पृष्ठ होगा वो एक गोलीय आकृति का होगा, ठीक है। अब अगर आप इससे बड़ी त्रिज्या का एक गोला आप खींचते हैं, मान लिया ये उससे बड़ी त्रिज्या है, तो ये दूसरा समविभव पृष्ठ हो जाएगा, तो ये जो बाहर बड़ी त्रिज्या का गोला हमने खींचा, इसका विभव इसके अंदर वाले विभव से डिफरेंट होगा। अब जैसा कि आपको पता है इसकी दूरी ज्यादा है, तो जो बड़े वाले गोले के पृष्ठ पर अगर विभव निकालेंगे तो वो कम होगा। तो अगर इसको हम V1 मान लें, अंदर वाले को, बाहर वाले को V2 मान लें, तो आप ये कह सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 पहले गोले का समविभव पृष्ठ है, या आप कह लीजिए पहले पृष्ठ का विभव है, और V2 दूसरे गोले के पृष्ठ का विभव है। तो आइए परिभाषा लेते हैं। क्या है कि एक किसी भी गोले की बात करते हैं, या ऐसा पृष्ठ होता है वैद्युत क्षेत्र में, ऐसा पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो पहले परिभाषा हो जाए, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में, याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ खींचा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की बात की जा रही है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, इक्वल होता है पोटेंशियल, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं
यह कहलाता है। तो परिभाषा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमने पहला छोटी त्रिज्या का गोला खींचा है आवेश के चारों तरफ आर त्रिज्या का, इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। इससे बड़ी त्रिज्या का जब हमने गोला खींचा है तो इस बड़ी त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विभव एक समान होगा, लेकिन अंदर वाले पृष्ठ के विभव से बाहर वाले पृष्ठ के विभव का मान अलग होगा। क्योंकि आपको पता है दूरी ज्यादा है तो उस पर विभव कम होगा, तो निश्चित है कि V2 का मान V1 से कम होगा। तो ये मैंने लिखा भी है, V2 V1 से कम है या V1 V2 से बड़ा है। तो इस तरह आप इनको समविभव पृष्ठ को ये जो दो गोले हमने दिखाए आवेश के चारों तरफ, और आगे भी आप खींच सकते हैं और बड़ी त्रिज्या का, तो यही कहलाते हैं आपके समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ठीक है। अब अगर हम इस आवेश से बल रेखाएं यहां खींचते हैं तो ये बल रेखाएं ऐसे भेदते हुए बाहर हो जाएंगी। ये बल रेखाएं जो है पृष्ठ को अभिलंबोत भेदती हैं। अगर आप देखिए तो ये पृष्ठ को अभिलंबोत भेदती हैं इस प्रकार। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये समविभव पृष्ठ को अभिलंबोत भेदती हैं, अभिलंबोत इस प्रकार। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हमने दिखाई हैं। रेडियली आउटवर्ड होता है, आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है वो त्रिज्य बाहर की ओर है। अगर धनावेश है तो बाहर की ओर है, ऋणावेश है तो अंदर की ओर होंगी। ठीक है, तो ये आपका ये बल रेखाएं हैं जो कि समविभव पृष्ठ को अभिलंबोत भेदती हैं। तो आइए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इनके गुणों को देख लेते हैं। गुण समविभव पृष्ठ के कई प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि आपको पता है कि किसी एक पृष्ठ की बात करिए तो इस पृष्ठ का विभव और इस पृष्ठ का विभव समान है। तो किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हम विभवांतर की बात करेंगे तो विभवांतर शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि विभव एक समान होता है। आपको पता है कि किसी भी एक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। तो अगर विभव समान है तो आप ये कहेंगे कि उसका जो विभवांतर होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि समविभव पृष्ठ, या इसको आप कह लीजिए किसी समविभव पृष्ठ, एक पृष्ठ की बात कर रहे हैं, किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर शून्य होता है, शून्य होता है। ये समझ आई बात? भाई समविभव पृष्ठ है, कोई भी एक पृष्ठ है उसका विभव समान है, तो इस बिंदु का विभव निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, हर बिंदु का विभव समान होगा। तो अगर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालोगे तो शून्य हो जाएगा। विभव समान तो विभवांतर शून्य है, तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा। तो अगर किसी एक आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आप आवेश को लेके जाते हो तो किया गया कार्य कितना होगा? वो भी 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्य बराबर ये फॉर्मूला होता है, कार्य W बराबर होता है Q डेल्टा V। अब क्योंकि डेल्टा भी 0 है, ये पीछे याद होगा फॉर्मूला, विभवांतर की परिभाषा आपको बताया था, W बराबर Q डेल्टा V, तो इससे ये कार्य भी शून्य होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि समविभव किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होता है, विभवांतर शून्य होता है, तथा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ गए यार? तो आइए दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको मिटा दें, परिभाषा नोट कर लिया है आपने समविभव पृष्ठ की। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, यहीं पे भी दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो समविभव पृष्ठ को ये जो बल रेखाएं भेदते हुए बाहर जा रही हैं, ये बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के अभिलंबोत होती हैं। यहां लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के
समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं। अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। आप देखिए जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ को अभिलंबवत भेदते हुए बाहर की ओर निकल रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अच्छा, अगर अभिलंबवत ना होती तब थोड़ी सी बात समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर ये अभिलंबवत ना होती, इस पृष्ठ का अभिलंब इधर है, मान लेते हैं अगर इस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं होती तो क्या होता फिर? तो अगर इस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं होती तो फिर इससे होता कि इसका एक घटक इसके स्पर्श रेखीय भी होता, यानी पृष्ठ के समांतर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक घटक होता। और अगर किसी भी पृष्ठ के समांतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक अगर अवेलेबल है तो फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक अगर हम आवेश को ला रहे हैं तो कार्य शून्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र जो है आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में फिर कार्य आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अभी अब आपको मैंने बताया कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य शून्य है किसी आवेश को ले जाने में, इसलिए इस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती हैं और इस दिशा में नहीं होंगी तो इसलिए उसके समांतर नहीं होगा। तो समांतर घटक पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, ये बात समझ गए आप। अभिलंबवत का यही सेंस है कि अगर अभिलंबवत होंगी बल रेखाएं तभी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य शून्य होगा आवेश को ले जाने में, और अगर अभिलंबवत नहीं है तो फिर उस स्थिति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। तो आपको पता है कार्य शून्य होता है, इसलिए हमने कह दिया कि बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। दो पृष्ठ कभी भी नहीं काटेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटी त्रिज्या का एक पृष्ठ हमने खींचा है, फिर इससे एक बड़ी त्रिज्या का हमने पृष्ठ खींचा है, तो ये पृष्ठ बिल्कुल सेपरेटेड रहेंगे। कभी भी दो पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते, जैसे बल रेखाओं में प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो आप यहां लिख सकते हैं दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते या काट नहीं सकते। इसलिए नहीं काट सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो पृष्ठ होगा उसका एक निश्चित विभव होता है। अगर काटेंगे तो दो पृष्ठ एक जगह पे अगर कट गए तो वहां पे दो विभव हो जाए, वहां पर दो विभव होंगे दोनों पृष्ठों के, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको बताया कि किसी विभव का किसी भी पृष्ठ का जो समविभव पृष्ठ है या जो उस पे पोटेंशियल होता है पृष्ठ पे, वो हमेशा सेम रहता है, पूरे पृष्ठ पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। और चौथी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ है, आप देख रहे हैं बिंदु आवेश के चारों तरफ जो समविभव पृष्ठ है वो आपका 3D आकृति में, 3D मतलब गोला, गोला जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, त्रिविमी है ना, 3D है। तो आप बता सकते हैं कि समविभव पृष्ठ जो है वो 2D भी हो सकता है, ये 2D 2 डायमेंशन यानी 2 विमी, अथवा 3D 3 डायमेंशन हो सकता है। अब 2 डायमेंशन में आप एग्जांपल लेंगे, जैसे कोई समतल पृष्ठ है, 2 डायमेंशन समतल पृष्ठ होगा। 3 डायमेंशन में जैसे गोलीय आकृति हो सकती है या दूसरा आपका बेलनाकार आकृति हो सकती है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो आइए दिखा देते हैं आपको, और भी एक दो चित्र दिखा देते हैं समविभव पृष्ठ के। ठीक है, एक तो चित्र ये वाला हो गया समविभव पृष्ठ का। इसमें आपने ध्यान दिया होगा V1 का मान V2 से बड़ा है। जैसे जैसे आगे आप जाएंगे विभव का मान कम होता जाता है। ये पहले भी आपको इस बात को मेंशन किया गया था। अब देखिए एक दूसरा चित्र आप यहां पर इस तरह का ले सकते हैं कि जैसे अगर मान लिया ये एक तार है, इस पर आवेश यूनिफॉर्मली, इस तार पर इस प्रकार रेखीय आवेश वितरण है, ये ठीक है, आवेश का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर इसके चारों तरफ
एक ये मान लिया R1 त्रिज्या का, छोटी त्रिज्या का एक आप गोला खींचते हैं, एक बेलन खींचते हैं, सॉरी सिलेंडर, ये तो अगर इस तरह का रेखीय स्रोत में है, लीनियर चार्ज में डिस्ट्रीब्यूशन है, एक रेखा पर आवेश का वितरण है, तो उस कंडीशन में जो इसके चारों तरफ आपका पृष्ठ होगा, जो समविभव पृष्ठ होगा, वो इस तरह का सिलेंडर शेप में होगा। ठीक है, इससे बल रेखाएं आपकी बाहर निकलेंगी। ये अभी एक आपने बनाया, अगर और दूसरा इसी के आगे आप दिखाना चाहते हैं, एक और दूसरा समविभव पृष्ठ भी खींच देते हैं, दो खींच देते हैं इसके चारों तरफ। रेखीय आवेश वितरण से जो समविभव पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा। ये बात बतानी है आपको, ये ठीक है। तो ये दोनों ही आपके समविभव पृष्ठ कहलाएंगे, इसको भी और इसको भी। यहां पर आप कहेंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ये भी आपका 3D में है, ये भी 3D में, ये भी 3D में। बल रेखाएं कैसे होंगी? हमेशा पृष्ठ के अभिलंब होती। इधर बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे करके बाहर निकलेंगी धनावेश से बाहर, इस तरह भी बल रेखाएं इधर से जाएंगी, इधर भी ऐसे बाहर निकलेंगी, इधर आपकी बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी और इस साइड भी ऐसे निकलेंगी। तो इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं होंगी पृष्ठ के अभिलंबोर। अगर अंदर वाले का विभव V1 कह दें, बाहर वाले का विभव V2 कह दें, तो अंदर वाले की त्रिज्या कम है तो इस पर विभव ज्यादा होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। तो ये दोनों पृष्ठ जो दो हमने आपके, आप ये कह सकते हैं कि जैसे संकेंद्री गोले थे, वैसे ही आपके समाक्ष बेलन है। एक ही अक्ष पर दो बेलन हमने लिया है, एक ये छोटी त्रिज्या का R1 मान लीजिए आप इसे, और एक ये बड़ी त्रिज्या का R2। तो छोटी त्रिज्या के पृष्ठ पर विभव ज्यादा होगा और बड़ी त्रिज्या के पृष्ठ पर विभव कम होगा। तो इस पृष्ठ को ही हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये भी 3D में है, ये भी 3D में है। एक और आपको बना के दिखा देते हैं। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कहीं पर अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो उसमें समविभव पृष्ठ कैसा होगा? देख लीजिए, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार हमने लिया है, बराबर दूरियों पर हम ऐसे लाइनों को ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है इस प्रकार। तो इसमें जो समविभव पृष्ठ होगा वो इस तरह का एक समतल पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ इस प्रकार का समतल होगा। एक और अगर यहीं पे दिखाना चाहें तो दूसरा समविभव पृष्ठ ऐसे इसमें भी और दिखा सकते हैं आप। दोनों समविभव पृष्ठ हैं, दोनों के अलग अलग विभव होंगे, लेकिन एक पृष्ठ का विभव समान होगा। थोड़ा सा 3D शेप में इसे दे दीजिए, तो 3D इस तरह कर दीजिए इसे। ये ऐसा दिख रहा है कि जिससे कि बल रेखाएं जो है पृष्ठ को भेदते हुए जा रही हैं। ठीक है, ये पृष्ठ को भेदते हुए ये बल रेखाएं जा रही हैं, ये तो ये समविभव पृष्ठ हो जाएगा। आपको दो पृष्ठ हमने दिखाए हैं, बल रेखाएं जो है पृष्ठ को अभिलंबोत भेदती हैं, अभी आपको बताया मैंने। तो अगर इसका विभव V1 कह दें, इसका V2 कह दें, तो यहाँ भी V1 इज ग्रेटर देन V2। आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विभव गिरता जाता है, विभव कम होता जाता है। तो इस पृष्ठ का विभव ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अगर इसके आगे और हम पृष्ठ खींचते हैं तो उसका विभव और तेजी से घटता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह दे सकते हैं कि जैसे अगर ये 20 वोल्ट है मान लिया, तो आगे वाला कम होकर के 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये 15 वोल्ट हो गया। एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और आगे इसके बाद तीसरा पृष्ठ खींचेंगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा, चौथा पृष्ठ खींचेंगे तो आप कह सकते हैं वो 5 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विभव कम होता जाता है। वही चीज यहाँ पर भी है। जैसे इसको अगर हम 20 वोल्ट मान लेते हैं तो इसके बाहर वाला जो पृष्ठ है बड़ी त्रिज्या का वो 15 वोल्ट हो जाएगा, और जो इसके बाहर यहाँ पे एक और तीसरा बेलन बनाएंगे वो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में समविभव पृष्ठों के आप कह सकते हैं कि विभव लगातार कम होते जाते हैं। ठीक है, तो समतल भी समविभव पृष्ठ हो सकता है। ये 2D शेप में है। ये समतल मतलब ऐसे, जैसे ये हाथ है आपका, इधर से बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो ये पृष्ठ हो गया, एक इसके बगल में हो गया। तो ऐसे हमने पृष्ठों को लिया है। तो समविभव पृष्ठ क्या है कि ऐसे पृष्ठ हैं जिनके वैद्युत क्षेत्र में, ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। विभव समान होगा तो विभवांतर शून्य होगा।
समझ गए, समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई। समविभव पृष्ठ की परिभाषा के बाद फिर इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुणों को हम लोगों ने देख लिया। मिटा दें इसे। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोगों को देखना है। अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आइए अगली हेडिंग ले लेते हैं। अगली हेडिंग है आवेशों, बिंदु आवेशों भी कह सकते हैं, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब क्लास 11th में आपको याद होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ी थी। अगर 11th में कुछ भी ध्यान हो, फॉर्मूला आपको मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला पढ़ा था, U = -gmem/r, जिसमें स्मॉल r पृथ्वी के केंद्र और जो m द्रव्यमान का पिंड है उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां पर हम लोग निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। आइए देखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। अब हमने माना कि यहां पर एक कोई आवेश रखा है Q1, ये एक प्लस चार्ज हमने रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस चार्ज रख दिया है, तो क्या काम करेगा? ये स्रोत आवेश है, ये आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। आप भी कह सकते हैं कि इस आवेश ने इस पूरे कमरे में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है। अब अगर हम अनंत से, अनंत पे एक दूसरा आवेश है Q2, अगर हम उसको लाते हैं, मान लिया यहां वैद्युत क्षेत्र में, वो भी प्लस है, मान लिया इसको हम बिंदु B पर लाते हैं, दूसरे आवेश Q2 को अनंत से आप B पर लाएंगे, तो B पर लाएंगे तो इस जब भी इसके वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो इस Q2 को ये बल, यहां पर एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये प्रतिकर्षण बल इसको दूर भगाएगा, यानी ये प्लस जो है इस प्लस को दूर भगाएगा। और आप अनंत से इस आवेश को लेकर के आ रहे हैं, तो अनंत से जब इस आवेश को आप इसके क्षेत्र में ला रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। इसमें आपको थकान का भी अनुभव होगा। अगर किसी ऐसे वैद्युत क्षेत्र में जो कि धनावेश के कारण है, अगर किसी दूसरे धनावेश को आप अनंत से लेकर के आ रहे हैं, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है उस आवेशित कण को प्रतिकर्षित करेगा, ढकेलेगा कि इधर ना हो, वहीं रहो। लेकिन आप उसे जबरदस्ती जब क्षेत्र में लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, और प्रतिकर्षण बल कौन सा है? वैद्युत बल। तो वैद्युत बल के विरुद्ध आप कह सकते हैं कार्य करना पड़ता है। तो जितना कार्य आपने वैद्युत बल के विरुद्ध करने में, जितना कार्य आपने किया, के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। या आप ये कह लीजिए कि जो किया गया कार्य है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए कैसे आवेश को लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा। अब अगर इन्हीं आवेशों को इतनी दूरी पर हमने मान लिया रखा हुआ है, अब अगर हम इससे इसको दूर ले जाएं यहां से, तो दूर ले जाना तो बड़ा आसान है, भाई ये इसको दूर भगा ही रहा है और आप कह रहे हैं कि सर हम तो इसको दूर ले जा रहे हैं। तो अगर आप इसको दूर लेकर के जाते हो तो आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये सिस्टम ही कार्य करेगा। जो यहाँ दो आवेशों का निकाय है ये खुद ही कार्य करेगा, समझ रहे हैं? तो इस समय आपको कार्य प्राप्त होगा और इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दो सजातीय आवेश हैं, अगर उनके बीच की दूरी आप कम करते हो, अर्थात प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेशों को लेकर के आते हो, तो कार्य करना पड़ेगा और ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, इस केस में नजदीक लाने पर बढ़ेगी। और अगर प्रतिकर्षण बल की दिशा में ही अगर आप आवेशों को दूर कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल की दिशा में आप आवेशों को दूर कर रहे हैं, तो फिर आपको कार्य नहीं करना पड़ रहा है, वो सिस्टम ये काम खुद कर रहा है। तो इससे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है। इस सजातीय आवेशों की बात की मैंने, एक जैसे आवेश होंगे तो पास पास लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। उन्हीं एक सजातीय आवेशों को अगर हम दूर दूर लेकर के जाएंगे तो कार्य प्राप्त होगा, सिस्टम ये कार्य करेगा और स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो ये बात ध्यान रहे आपको। तो इस स्थिति में जब घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा। तो स्थितिज ऊर्जा कब बढ़ती है?
स्थिति ऊर्जा कब घटती है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो देखा आपने कि इसमें जो है क्या काम किया आपने, Q2 को आप अनंत से लेकर के आए और जो कार्य आपने किया वही कार्य ही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे आपको कैसे जो है पूरा कैलकुलेट करना है, डेराइव करना है, कैसे कार्य का फॉर्मूला या स्थितिज ऊर्जा यहाँ कैसे सिद्ध करेंगे। आइए देखते हैं। अब हमने ये माना कि हमारे पास बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। इन आवेशों को हमने ये मान लिया कि इन आवेशों को हमने पहले अनंत पे पहुंचा दिया है, सबको हमने इन्फिनिटी पे मान लिया है कि ये सभी आवेश अनंत पर रखे हैं। ठीक है, अब वहां से हम एक एक आवेश को लेकर के आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वहां से Q1 आवेश को बिंदु A पर लेके आते हैं। ठीक है, ये बिंदु A है, इस पर हम Q1 आवेश को लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम बताते हैं, सबसे पहला जो कार्य होगा वो ये बताना होगा कि अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। परिभाषा स्थितिज ऊर्जा की पहले परिभाषा दे देते हैं। पहले परिभाषा नोट कर लीजिए, डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, परिभाषा इसकी पहले नोट कर लिया जाए, फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन बताते हैं। अनंत से वैद्युत बल के विरुद्ध, ये ध्यान रखिएगा, वैद्युत बल के विरुद्ध, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अनंत से वैद्युत बल के विरुद्ध आवेशों को या बिंदु आवेशों को भी कह सकते हैं, बिंदु आवेशों को लाकर किसी निकाय की रचना करना है। निकाय मतलब होता है सिस्टम। किसी निकाय की रचना करने में किए गए कुल कार्य को, ये ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य हमें चाहिए यहां पे, कुल कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। एक बार फिर देखिए परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। अनंत से वैद्युत बल के विरुद्ध, ये अनंत से वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल मतलब वही आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, कूलामीय बल। तो अनंत से वैद्युत बल के विरुद्ध बिंदु आवेशों को लाकर किसी निकाय की रचना करने में किए गए कुल कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब निकाय का मतलब है कि किसी निकाय में दो कण हो सकते हैं, Q1 और Q2, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बताएंगे। यदि किसी निकाय में तीन कण होंगे निकाय में, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बताएंगे। किसी निकाय में चार कण होंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बताएंगे। तो अलग अलग होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कह सकते हैं आप। निकाय का मतलब यहां पर यही है। ठीक है, तो हमने, चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो होगी, ये स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी U, ये इक्वल टू हो जाएगा निकाय को बनाने में कुल कार्य यानी W। तो हम W बताएंगे और बता देंगे कि वही स्थितिज ऊर्जा है। टोटल वर्क डन निकालेंगे, कुल कार्य बताएंगे और बताएंगे कि वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमने ये माना कि सभी बिंदु आवेश अनंत पे रखें। अनंत का मतलब आपको बताया मैंने पहले भी कि जो फिजिक्स का इन्फिनिटी होता है वो बहुत दूर नहीं होता है। फिजिक्स का इन्फिनिटी, बस आप कह सकते हैं इस कमरे से, हमारे मकान से बाहर निकल जाइए, आप मकान से बाहर निकल जाएंगे तो आप कह सकते हैं भाई वही अनंत है। तो वहां पे हमने सभी आवेशों को ले जाकर के रख दिया है। अब सबसे पहले वहां से हम Q1 आवेश को बिंदु A पर लाते हैं। ठीक है, चलिए सब यहां पर हमने मान लिया कि ये बिंदु A है, यहां पर आप Q1 आवेश को लाते हैं, प्लस Q1 है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा कि अनंत से लाना है सबको, अनंत से ये Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में कृत कार्य। चलिए W1 बताना है हमें। देखिए W1 क्या हो जाएगा। अब देखिए जब ये आवेश यहां नहीं आया था, तो अगर बिंदु A पर हम आपसे पूछें कि वैद्युत क्षेत्र है क्या कोई यहाँ, तो कोई आवेश ही नहीं है यहाँ पे। तो जब कोई आवेश नहीं है तो इस बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था। और आपको बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश को लाने में आपको कार्य करना पड़ता है।
किसी भी आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा या कार्य प्राप्त होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हम लोग दिन भर काम करते हैं, फिर कहते हैं भाई थक गए, बार बार हम छत पे चढ़ के जाते हैं, नीचे उतरते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम जब नीचे से चढ़ के छत पे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य करते हैं। तो यहां गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में पिंडों पर एक बल का अनुभव होता है, गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कार्य हमेशा किसी न किसी क्षेत्र में होता है। जैसे हम आप गुरुत्वीय क्षेत्र में कार्य करते हैं, वैसे ही आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र जब होगा इनके पास, तो उसी में जाने पर इनमें कार्य आपको करना पड़ेगा या कार्य प्राप्त होगा। यानी कार्य बिना क्षेत्र के परिभाषित नहीं है। तो जब यहां पर कोई क्षेत्र था ही नहीं, तो Q1 को जब आप अनंत से A पे लाते हैं तो किया गया कार्य, कृत कार्य 0 होगा। आप इसका रीजन क्या देंगे? रीजन ये देंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। वैद्युत क्षेत्र था ही नहीं, वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। ठीक है, ये रीजन है Q1 को A पर लाने में किया गया कार्य। चलिए इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लिया। चित्र हम यहां पे फिर ले लेते हैं। A बिंदु हमने लिया, अभी Q1 आवेश है, ठीक है। लेकिन अब ये चूंकि अनंत से ही आवेश आ चुका है, बिंदु A पर विराजमान हो गया है, तो अब क्या काम करेगा कि ये अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। यानी इस बिंदु A के आसपास इस कमरे में ये एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो अब हम ये मानेंगे कि अब हमारी दूसरे आवेश को लाने की बारी है। अब हम Q2 को लेकर के आएंगे बिंदु B पर। A से B तक की दूरी हमने R12 मान लिया है। अब ये Q1 है, यहाँ पे अभी Q2 को लाना है, तो आप 1 और 2 के बीच की दूरी को हमने R12 कह दिया है। बाकी आप केवल R भी कह सकते हो, केवल R ले सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब हम अनंत से Q2 को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। अब पुनः एक एक करके कार्य निकालना है आपको। पुनः अनंत से, फिर से वही अनंत से Q2 को या Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में कृत कार्य। अब ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दीजिए आप। हम किसको ला रहे हैं? Q2 को। कहां से ला रहे हैं? अनंत से। कहां पे? बिंदु B पर ला रहे हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हो W इनफाइनाइट B। अनंत से बिंदु B पर ला रहे हैं तो W इनफाइनाइट B, अनंत से B पर। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने आपको विभव जब पढ़ाया था तो उसमें एक फॉर्मूला आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए यहां पर उसी को आपको ध्यान देना है कि वो फॉर्मूला क्या था। W1 0 है, फिलहाल अभी W1 वाले टर्म को मिटा दिया है। W1 0 है, इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें कुल कार्य निकालना होगा तो टोटल करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर आप बिंदु P पर विभव निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला था W इनफाइनाइट P। अनंत से आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, और जिस आवेश को आप ला रहे हैं, वहां परीक्षण आवेश था परिभाषा में कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ध्यान दीजिए, अगर यहां बिंदु P है तो यहां भी इनफाइनाइट से P होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो यही फॉर्मूला बन गया, इनफाइनाइट P इज इक्वल टू VP इंटू Q0। एक्चुअली ये वो आवेश होता है जिसको आप अनंत से बिंदु P पर ला रहे हैं। अब चूंकि यहां पर अभी हम Q2 को ला रहे हैं तो यहां की भी बात करेंगे। इसी तरह अगर मान लिया अनंत से आप D बिंदु पर ला रहे हैं तो पक्का है कि यहां पर D का विभव होना चाहिए, और जिस आवेश को ला रहे हैं, अब जिस आवेश को भी ला रहे हैं, हो सकता है आप कहें कि हम सब Q3 को ला रहे हैं, तो Q3 को लाने में फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा। जिस आवेश को ला रहे हैं वो रहेगा, और जिस बिंदु पर ला रहे हैं उस बिंदु का विभव होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है, इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है यहाँ पे। तो देखिए, अनंत से Q2 को बिंदु B पर लाने में कृत कार्य, बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VB, B पर विभव हो जाएगा। उसी फॉर्मूले के आधार पर वो किसको ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। तो अनंत से बिंदु B पर Q2 को ला रहे हैं, तो किया गया जो कार्य होगा, आइए बिंदु B पर ये फॉर्मूला हो गया, W इनफाइनाइट B इज इक्वल टू VB इंटू Q2। अब आप इस बिंदु आवेश के कारण, यानी इस प्लस Q1 आवेश के कारण पहले बिंदु B पर विभव बता दीजिए।
तो आपको याद होगा किसी एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। तो यहां पे विभव हो जाएगा बिंदु B पर 1/4πε0 q1 अपॉन r12, या वही r12 तो बस AB के बीच की डिस्टेंस है, तो q1 अपॉन r12। तो इस W इनफाइनाइट V को हम W2 मान लेते हैं, क्योंकि हम Q2 को लाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं। पहले Q1 को लाने में किया गया कार्य हमने W1 निकाला था, अभी हम Q2 को लाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं, तो इसको हमने इसी W इनफाइनाइट V को हमने W2 मान लिया है। तो जरा B पर विभव बता दीजिए कितना होगा। B पर विभव हो जाएगा 1/4πε0 q1 अपॉन r12। ध्यान दीजिएगा ये विभव है, इतना है विभव, q अपॉन r है ये लिखा। अब q1 के कारण है, r12 दूरी पर, तो ये विभव हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका q2। तो ये कार्य हो गया आपका 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r12। अगर कोई आपसे कहे कि इस q1 आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, इसमें अगर हम अनंत से Q2 को बिंदु B पर लाएं, चलिए ला चुके हैं Q2 को, तो अनंत से Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो यही कार्य होगा भाई, Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाने पर किया गया कार्य। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसलिए अब आप कुल कार्य निकाल लीजिए। कुल कार्य ही निकाय की स्थिति ऊर्जा होती है, तो कुल कार्य में Q1 को लाने में, Q2 को लाने में। अब ये तो 0 ही था, बस ये आ गया 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r12। तो बस यही आ गया, यही कार्य है और यही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r12। केवल r भी लिख सकते हो आप, अभी थोड़ा सा और आगे हम लेके चलना चाह रहे हैं आपको, इसलिए हमने r12 कर दिया है। बाकी आप इसको केवल r भी कह सकते हो। यदि दो आवेश q1 q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r। ब्रेक लगाइएगा थोड़ा, r कहना है, r स्क्वायर नहीं कहना है। अगर आपने r स्क्वायर कर दिया तो कूलामी बल पढ़ा था हम लोगों ने, कूलाम के नियम से F पढ़ा था। F की वैल्यू आपको बताई थी 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां बल नहीं निकालना है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा बतानी है, बस ये जूल में आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जूल में हो गई। ठीक है, तो ये जो है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो अगर इस प्रकार के दो आवेश हैं q1 q2 एक दूसरे से r12 दूरी पर रखे हैं, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r12। तो नोट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 तक, पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अभी थोड़ा सा और हम कुछ कार्य करना चाहते हैं। Q2 को ले आए बिंदु B पर, अब हम Q3 को लाना चाहते हैं। ठीक है, तो जरा Q3 को भी ला करके देख लेते हैं। अब अगर आप Q3 को लाना चाहते हैं C पर, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बिंदु C हमने मान लिया है। ये प्लस Q1 आवेश था, इधर ये प्लस Q2 कह दिया था। यहां पर एक हमने बिंदु C ले लिया है। इसी बिंदु C पर हम अनंत से Q3 को लाना चाहते हैं। तो फर्दर अगर हम पुनः एक बार फिर से करना चाहते हैं, पुनः अनंत से Q3 को लाना चाहते हैं आप, अनंत से Q3 को बिंदु C पर लाने में कृत कार्य, ये कार्य बताएंगे कितना होगा। ठीक है, अनंत से Q3 को बिंदु C पर लाने में कृत कार्य W3 चलिए कर दिए। अच्छा, अनंत से C पर ला रहे हैं, तो चलिए एक बार ये लिख देते हैं W इनफाइनाइट C। अनंत से C पर ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, VC इंटू Q3। ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर ला रहे हैं उस बिंदु पर विभव होना चाहिए, जिसको ला रहे हैं उसका आवेश होना चाहिए। ये विभव की परिभाषा में विभव का जब सूत्र लिखा था तो उसमें इस फॉर्मूले का उपयोग किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब आपको बिंदु C पर विभव चाहिए, यहां पर विभव चाहिए। तो देखिए विभव किसके कारण होगा, अब दो आवेशों के कारण विभव होगा बिंदु C पर। बिंदु C पर विभव इस Q1 के कारण भी होगा और बिंदु C पर विभव Q2 के कारण भी होगा। और विभव होता है 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। तो आवेश तो हमें पता है Q1,
दूरी AC पता चल जाए। तो चलिए 1 है, यहां भी तीसरा आवेश ला रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को हमने R13 कह दिया है। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 ये R13 हो जाएगा, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया R23। ये R2 है, ये मतलब Q2 है, और यहाँ Q3 आएगा अभी। तो चलिए पहले बिंदु C पर विभव बताइए। अब आपको पता है क्या था, हमने पढ़ा है बिंदु C पर अगर विभव निकालते हैं, बिंदु C पर विभव, तो पहले विभव निकाल देते हैं यहाँ पे VC। तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2। इन दो बिंदु आवेशों के कारण विभव होगा यहाँ पे। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस, AC लिख सकते हैं, R13 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q2 के कारण विभव निकाल रहे हैं, तो Q2 अपॉन R23 हो जाएगा। बस आ गया, C का विभव आ गया। अब अगर आप चाहें तो इसमें 1/4πε0 कॉमन कर सकते हैं। चलिए इसको ऊपर रख दीजिए, इसलिए W इनफाइनाइट C, ये क्या है, Q3 को अनंत से C पर लाने में, तो Q3 को ला रहे हैं तो इसको W3 हमने मान लिया, इसी को हमने W3 कह दिया। सेम है, चाहे W इनफाइनाइट C कहिए, चाहे उसी को W3 कह दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू रख दीजिए वहां पे, तो हो जाएगा 1/4πε0 ये Q1 अपॉन R13 और प्लस 1/4πε0। चलिए अभी इसको हमने कॉमन नहीं किया है, कॉमन अभी इकट्ठे कर लेंगे, ये R23 हो जाएगा। तो ये तो विभव आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई आपको कर देना है Q3 से। Q3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कार्य हो जाएगा 1/4πε0, और इसको आप कर सकते हैं Q1 Q3 अपॉन R13, प्लस कॉमन कर लिया है 1/4πε0, तो ये हो जाएगा आपका Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये कार्य आ गया, ये अब इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 3 तो भी आप पीछे निकाल चुके हैं। तो देखो बच्चों, जब आपने दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी, तो आपने W1 निकाला, W2 निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो इक्वेशन नंबर 3 मिला। लेकिन अगर 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो फिर आपने जो W1 W2 जोड़ा था वो अभी आप थोड़ी जोड़ेंगे। पहले Q1 को लाने में किया गया कार्य आपने W1 निकाला, फिर Q2 को लाने में किया गया कार्य W2 निकालेंगे, और फिर Q3 को लाने में किया गया कार्य W3 निकालेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, तब निकाय की, 3 आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसलिए अब आप इसको इक्वेशन 3 कहेंगे। तो इसलिए अब आप बता देंगे कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 को लाने में, Q2 को लाने में, Q3 को लाने में, तीनों रख दीजिए, W1 W2 W3, मिटा दें इसको, लिख लिया है। तीनों कार्यों को अब आपको जोड़ देना है। देखिए W3 यहां लिखा ही है, W1 W2 पहले निकाल चुके थे, तो W इज इक्वल टू निकालोगे तो W1 तो 0 था, W2 Q2 को लाने में था, तो ये था 1/4πε0, ये था Q1 Q2 अपॉन R12, ये था, और Q3 को लाने में किया गया कार्य ये है, प्लस 1/4πε0 ब्रैकेट में था ये Q1 Q3 अपॉन R13, और प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। आप थ्रू आउट कॉमन कर लीजिए, इसमें 1/4πε0 पूरे में कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। बस ये कुल कार्य हो गया। यही कुल कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यही जो है उस 3 आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ये है, अगर इस तरह का चित्र है, ABC 3 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3, तीनों प्लस में हैं, तीनों कोनों पे रखे हुए हैं, और ये ट्रायंगल बन रहा है, इनकी डिस्टेंसेस, इनकी भुजाएं आपको बताएं R12 R13 R23। तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगी कुल कार्य। तो इसलिए जब आप स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा, तो आपको बताया कि स्थितिज ऊर्जा जो है वो सीधे सीधे कुल कार्य के बराबर होता है। ये कुल कार्य था, तीनों को जोड़ दिया हमने, तीनों को ऐड कर दिया, तो बस यही समीकरण नंबर 4 ही इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली स्थितिज ऊर्जा आपको इस तरह आप समझ सकते हैं कि यदि किसी निकाय में 2 बिंदु आवेश हैं, तो वहां पर 2 आवेशों का केवल एक जोड़ा बनता है।
ठीक है। अगर Q1 Q2 दो आवेश हैं और R दूरी पर हैं तो उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 या R कह सकते हो आप। ठीक है। यदि किसी निकाय में दो से ज्यादा आवेश हैं, तीन आवेश हैं, तो देखिए तीन आवेश हैं तो फिर कितने जोड़े बनेंगे? एक तो ये जोड़ा बन गया, एक, दो और ये तीन। तो यदि किसी निकाय में तीन आवेश हैं तो तीन जोड़े बनेंगे। दो आवेश हैं तो एक जोड़ा बनेगा। एक आवेश है तो कोई जोड़ा ही नहीं बनेगा। भाई जोड़ा तो दो का बनता है ना दो आवेशों का एक जोड़ा बनना है। तो यदि किसी निकाय में, इस बात को समझिए जरा कि कैसे हम लोग करते हैं कि अगर ये नंबर ऑफ चार्जेस हैं, अगर निकाय में दो आवेश हैं तो जो जोड़े बनते हैं यहां पर, जोड़ों की संख्या, तो वो केवल एक जोड़ा बनेगा। दो आवेशों से एक जोड़ा बनता है। ठीक है। यदि तीन आवेश हो जाएं तो देखिए अभी आपको बताया एक, दो, तीन जोड़े बन जाएंगे, तो अब जोड़े तीन हो जाएंगे। यदि निकाय में चार आवेश आ जाएं तो देखिए चार आवेशों में क्या होगा? तीन तो जोड़े ऑलरेडी थे, चौथा एक आवेश अगर यहां मान लिया आप लाते हैं, जोड़े तो पहले से थे, चौथे आवेश के आ जाने से अब ये तीन जोड़े और बढ़ जाएंगे, एक, दो और एक ये वाला तीन। तीन तो पहले से थे ट्रायंगल वाले। जैसे ही आप चतुर्भुज में आते हैं तो आप चतुर्भुज में देखिएगा तो कितने जोड़े हो गए? तीन पहले से थे, तीन और आ गए, तो 6 जोड़े हो गए। इसी तरह अगर 5 आवेश हैं तो 10 जोड़े हो जाएंगे, 6 आवेश हैं तो 16 जोड़े हो जाएंगे। तो इसमें कोई एक ही नियम नहीं है। आप कहोगे सर कैसे आपने जान लिया कि 6 के बाद 10 होंगे, 10 के बाद 16 होंगे? तो बड़ा सिंपल है भाई जैसे किसी निकाय में दो बिंदु आवेश हैं, इस बात को थोड़ा सा इस तरह समझिए। जैसे दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, दो बिंदु आवेश हैं तो केवल एक जोड़ा है अभी। ठीक है। तो एक तो रहेगा ही। अगर तीसरा आवेश आप लेकर आते हैं तो एक जोड़ा तो रहेगा ही, दो जोड़े और बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये 1 रहेगा, इसमें आपका 1 + 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। देखिए 3 हो गए अब अगर आप चौथा आवेश लाते हैं, मान लिया यहां पर एक चौथा आवेश लाते हैं, तो 3 जोड़े तो रहेंगे ही। 3 जोड़े जो ऑलरेडी दिख रहे हैं वो तो रहेंगे ही, 1, 2, 3, और 3 और बढ़ जाएंगे इसमें, इस तरह। तो इसमें जब आप चौथा आवेश लाते हैं तो हो जाएगा 3 + 3, तो ये 6 हो जाएगा। आप कहते हो कि अगर इसमें मान लिया 5 आवेश हैं तब क्या करना होगा? 5 आवेश में तो ये 6 तो रहेंगे ही, 6 जोड़े आपको दिख रहे हैं इस समय। अगर हम यहाँ पर एक 5वां आवेश लेकर के आए तो 6 तो रहेंगे ही, एक यहां से मिला देंगे, 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 तो 4 और बढ़ जाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे आपके 6 + 4, तो ये 10 हो जाएंगे। अब आप कहते हो कि सर एक और आवेश अगर हम लेकर के आ जाएं, एक और मान लिया एक आवेश यहां और रख देते हैं, 6वां आवेश, तो 6वां आवेश रख देते हैं तो कितने होंगे? तो भैया 10 तो रहेंगे ही। ये 4 भुजाओं वाले, 2 विकर्ण वाले और ये जो भी 4 और बनाए, 10 तो रहेंगे ही। ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहां से और मिलाएंगे 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और एक यहां से और हो जाएगा 15। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 जोड़े और बढ़ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ तो बस 6 और बढ़ जाएंगे। तो 10 हैं और 6 और बढ़ जाएंगे। 6 बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, 6 था, 6 में 6, 4, 10, 15 होंगे। सॉरी ये 16 गलत लिख गए थे। 5 ही जोड़े और बढ़ेंगे, तो ये 10, 5, ये आपके 15 हो जाएगा। 10 पहले से थे, एक आवेश और आ जाएगा जो 6वां, तो वो 5 जोड़े और बनाएगा, तो आपके टोटल हो जाएंगे 10, 5, 15। इस तरह आवेश के जोड़े आपको अगर आपने निकाल लिए तो स्थितिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है कि हम कैसे जानें कि 4 आवेश हैं तो 6 जोड़े कैसे होंगे, या 6 आवेश हैं तो 15 कैसे होंगे। अभी 8 जोड़े अगर हम आपसे कह दें, अगर 8 आवेश हैं, सॉरी, अगर निकाय में 8 कोनों पर आवेश रख दिए जाएं किसी निकाय में, जैसे घन आपने पढ़ा है, घन में टोटल 8 कोने होते हैं, तो अगर हर कोने पर क्यों आवेश रख दें, तो अगर आपको वहां जानना हो कि वहां कितने जोड़े बनेंगे तो वो काफी मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप कहोगे सर कैसे बताएं कि हम जोड़े निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम इसको आसानी से कर लें।
तो आइए देख लेते हैं, उसी को विशेष में आपको बता देते हैं। विशेष में बता देते हैं कि निकाय में यदि n आवेश हैं, n बिंदु आवेश हैं, तो उसमें आप टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, जोड़े आप कैसे निकालोगे उसको आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही खास फॉर्मूला है। तो इसमें विशेष में है, इसको विशेष में करके आपको बताता हूं। देखिए, यह है कि यदि किसी निकाय में n बिंदु आवेश स्थित हैं या n बिंदु आवेश हैं, तो जोड़ों की संख्या, जोड़ों का मतलब पेयर कह लीजिए, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे हैं, यही एक पेयर की स्थिति ऊर्जा Q1 Q2 अपॉन R होती है, K Q1 Q2 अपॉन R। एक पेयर, दो आवेशों का अगर एक पेयर है तो एक पेयर की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है K Q1 Q2 अपॉन R, या Q1 Q2 अगर आवेश है तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो जोड़ों की संख्या, तो देखिए इसके लिए आपने ये मैथ्स में पढ़ा है या अभी पढ़ेंगे, संचय होता है, क्रमचय संचय, तो कॉम्बिनेशन होता है NC2, ये जोड़ों की संख्या है, और इसका ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2, ये फॉर्मूला होता है, ये संचय का फॉर्मूला होता है। NCR करके पढ़ते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। तो दो तो इसलिए हमने रखा है क्योंकि दो दो के जोड़े बनाने हैं, और n निकाय में कुल बिंदु आवेशों की संख्या है। अब थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में जान लीजिए। जैसे फैक्टोरियल, किसी संख्या का फैक्टोरियल जो है ये एक प्रकार का शॉर्ट नोटेशन होता है जो उस संख्या से एक तक का गुणनफल होता है। यानी फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 2 1, तो ये 6 हो गया, तो 6 को शॉर्टकट में हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 4 लिखें तो हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, ये हो जाएगा। इसी तरह फैक्टोरियल 5 लिखें अगर तो हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 3 60 दूनी 120। इसी तरह आप और बढ़ते चले जाएंगे, किसी संख्या का फैक्टोरियल उस संख्या से एक तक के गुणनफल के बराबर होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं इसको अभी थोड़ा सा बदलाव कुछ करना चाह रहा हूं। आप देखिए फैक्टोरियल 4 ये इसके बराबर लिखा, तो अगर आप चाहें तो इसकी जगह फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुणे फैक्टोरियल 4। यहां से हमने ये वैल्यू जो है फैक्टोरियल 4 की इसमें रख दिया है। तो देखिए फैक्टोरियल 5 इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल 5 अगर है तो उसको हम 5 गुणे फैक्टोरियल 4 भी कर सकते हैं, या अगर इसी को आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3, ऐसे भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 कर दिया आपने। चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं फॉर्मूला और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n को आप इस तरह लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल कर सकते हैं, अभी आपको बताया। और फैक्टोरियल n-1 को आप फिर से लिख सकते हैं n-1 और दूसरे ब्रैकेट में n-2 फैक्टोरियल कर सकते हैं, ये ठीक है। फैक्टोरियल n को आप n-1 फैक्टोरियल n-2, ये समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा यहां पे आप गौर करिए, यहां इस चीज को गौर करिए तो समझ जाएंगे। और ऐसा इसलिए किया है कि ताकि इनको और इनको काट सकें, दोनों n-2 फैक्टोरियल है इसलिए ऐसा किया है। और 2 की वैल्यू जानते हो ना, फैक्टोरियल 2 की कितनी है, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 का मतलब 2। तो बस अब ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, NC2 इज इक्वल टू, ये NC2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो n-1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला है जिसको आप यूज करके किसी निकाय में कितने जोड़े हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसी निकाय में कितने जोड़े होंगे वो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल समझ गया हो ना, इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाय में जोड़ों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, निकाय में कितने जोड़े बनेंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो।
तो NC2 इज इक्वल टू NN-1/2। ये फॉर्मूला आ गया। एग्जाम्पल दे देता हूं जल्दी से एक दो ठो। जैसे एग्जाम्पल था अभी पीछे हमने बताया भी थे, अगर n बराबर 3 हो, मान लीजिए निकाय में 3 बिंदु आवेश हो, तो बता दीजिए NC2 कितने होंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे। तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 1/2। 3 माइनस 1 का मतलब 2 से 2 कट जाएगा, 3 हो गया। तो आपको याद होगा बताया था, अगर निकाय में 3 बिंदु आवेश है तो 3 ही जोड़े बनेंगे। 4 आवेश जब हमने लिए थे, 4 बिंदु आवेश लिए थे, इसको 3C2 भी कह सकते हो आप, NC2 यानी 3C2, n की वैल्यू रख दिया है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप 4 रख देते हो तो 4C2 कैलकुलेट कर लीजिए, 4C2 की वैल्यू इसी से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 3, 4 दिया 12, 2 से भाग दे दीजिए, 6 आ जाएगा। आपको याद होगा जब हमने 4 आवेश लिए थे तो 6 जोड़े बने थे, 3 आवेश लिए थे तो 3 जोड़े बने थे। अरे ऐसे देख लीजिए, ये देखिए त्रिभुज के 3 कोनों पर अगर Q1, Q2, Q3 ये आवेश रखे हैं तो इसमें कुल कितने जोड़े बनेंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो 3 आवेश हैं तो 3 जोड़े। लेकिन जैसे ही एक चौथा आवेश मान लिया यहाँ पे और आता है, ये एक चौथा आवेश यहाँ और आ जाता है Q4, तो कितने जोड़े हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 भुजाओं वाले और 2 विकर्ण वाले हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। तो 4 आवेशों से 6 जोड़े बनेंगे। एक जोड़े की स्थिति ऊर्जा हमें पता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। बाकी जितने जोड़े होंगे सबकी स्थिति ऊर्जा निकालते जाएंगे, सबको इकट्ठे जोड़ देंगे तो उस निकाय की कुल स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। समझ गए? तो बस आज का वीडियो लेक्चर हमें यहीं खत्म करना होगा। तो बहुत ही आसान टॉपिक था ये, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। इसके बाद हम अगले टॉपिक में आपको भी बताएंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर बिंदु आवेशों को लाकर किसी निकाय की रचना करें तो उस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। अभी तो हमने बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर के निकाय की रचना की है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा बताइए आपको। अब है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश को लाने में उस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था आपने, उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य बताएंगे और फिर उस द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताएंगे। ठीक है, तो लगभग ये चैप्टर आधे समाप्ति की ओर है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा वो धारिता रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। इसको ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से आप देखिए, इसके न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।